नमस्ते। तो हमने सर्कुलर मोशन खत्म कर लिया है और हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। तो हमें फोर्स क्या होता है ये पता होना चाहिए, काइनेमेटिक्स का स्पीड पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट्स पता होना चाहिए। तो इन शॉर्ट आई से आपको काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर के लिए। तो अभी तक अगर अपन क्वांटिटीज की बात करें तो मैंने आपको काइनेमेटिक्स में कुछ क्वांटिटीज पढ़ाई। चलिए काउंट करते हैं अपन ने क्या क्या क्वांटिटीज पढ़ ली हैं। हमने पढ़ लिया है पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। डेफिनेटली ये होगा अपना काइनेमेटिक्स। उसके बाद हमने पढ़ा फोर्स, लीनियर मोमेंटम, यस, एंड दैट्स इट। इसके अलावा हमने कोई नई क्वांटिटी डिस्कस नहीं की डायनेमिक्स में, और उसी के और एस्पेक्ट को डिस्कस किया, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फोर्सेस। एंड इन दिस चैप्टर we are going to study three more quantities, namely work, power and energy। यानी इसका नाम पूरा का पूरा इन तीन क्वांटिटीज को क्लब करके ही बनाया गया है। ठीक है। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो वर्क को बोलते हैं अपन कार्य, ठीक है, पावर को बोलते हैं अपन शक्ति, एंड इसे बोलते हैं ऊर्जा। सो वर्क बहुत ही कॉमन टर्म है ना। हर दिन हर अल्टरनेट डे में आपको व्हाट्सएप पे होम वर्क देता हूं। तो आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं वर्क क्या है। तो डे टू डे लाइफ में वर्क का मतलब होता है कुछ करना। ठीक है। तो वर्क इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ डूइंग समथिंग, या बट इन फिजिक्स वर्क मीन्स quite a different meaning. Work has quite a different meaning in physics. अभी अपन बात करेंगे। Power, power is defined as the rate of work done, how fast or how slow the task is completed. That is power. And energy is very similar to the work. ठीक है। एनर्जी को आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो एनर्जी वो कैपेबिलिटी है जिससे आप वर्क करते हैं। ठीक है। या फिर वर्क जब नहीं हो रहा है, स्टोर्ड फॉर्म में है, तो उसे एनर्जी बोलेंगे। जब वो एक्शन में आ जाएगा तो वो बन जाएगा आपका वर्क। ठीक है। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं लेके आपको समझाऊं कि सपोज मैंने ये डस्टर ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है और मैं यहीं खड़ा हुआ हूं। पूरा एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए। उसके बाद मेरे हाथ में पेन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। भले ही इसका वजन बहुत कम है, पर फिर भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पेन होगा मुझे। तो क्या मैं कुछ वर्क कर रहा था जब मैं इस डस्टर को लेके एक ही जगह खड़ा हुआ था? तो यस, इन प्रैक्टिकल सेंस हाँ, मेरी मसल्स पेन करेंगी, है ना। तो उन्होंने कुछ एनर्जी कंज्यूम की है, तो वहां कुछ वर्क हुआ है। बट फिजिक्स बोलता है नहीं, वहां कोई वर्क नहीं हुआ है। ठीक है। सेम वे अगर मैं इसे लेके सीधा सीधा चलूं, ठीक है, तो क्या मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क कर रहा हूं? देन आंसर इज अगेन नो। व्हाई? व्हाई? बिकॉज you are not displacing your body in line with the gravity. You are going perpendicular to the gravity, so you are not doing any work against the gravity. So हमारा एक्सपीरियंस भी है कि अगर हम साइकिल का ही एग्जांपल ले लें, अपन जब साइकिल को प्लेन रोड पे चलाते हैं तो मुश्किल नहीं होता, जबकि उसे हम किसी स्लोप पे ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, जैसे फ्लाईओवर हो गया या कोई भी हिल है उस पर अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देन वो बहुत हार्ड होता है, क्योंकि वहां पे आप किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो? आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। ठीक है। तो ये हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस है लाइफ के वर्क को लेके। अपने छोटी क्लासेस में भी वर्क टर्म सुना ही है। ओके। तो हम स्टार्ट अपना चैप्टर इसी टर्म से करेंगे। उसके बाद में आपको एनर्जी पढ़ाऊंगा और उसके बाद में पावर पढ़ेंगे, एंड डेफिनेटली इनके रिलेशंस कि आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट, एंड हेडिंग लिख लीजिए वर्क फर्स्ट थिंग। तो वर्क का फिजिक्स में डेफिनेशन अपन लिखेंगे। लिखिए, वर्क डन, work done by a constant force, work done by a constant force is defined as
is defined as the multiplication of magnitude of force comma magnitude of displacement and cos theta, where theta is angle between force vector and displacement vector. This is mathematical definition. तो कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम इस वर्क को, तो जरा देखिए. सो हियर लेट अस कंसीडर ए बॉडी, ठीक है, जिसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है लाइक दिस, एंड ड्यू टू दिस फोर्स, और भी फोर्स लग सकता है, तो मैं फोर्स किसका निकाल रहा हूं, मैं वर्क जो निकालने वाला हूं वो इस फोर्स का निकालने वाला हूं. तो वर्क किसका रहेगा, फोर्स का रहेगा. एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता था, फोर्स करता था. ठीक है. सो वर्क डन बाय फोर्स, ये हम टर्म यूज किया करेंगे. सो मान लीजिए ये बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है यहां से और यहां आ जाती है. ठीक है, इट रीचेस हियर, और ये फोर्स इस पे अब भी ऐसे ही लग रहा है, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट. So what is the work done? Work done by F on this body. और वर्क डन हमेशा किस में होगा, ओवर एन इंटरवल. तो मैं यहां पे लिखूंगा वर्क डन बाय फोर्स F, ओके, ऑन बॉडी. कहां से कहां, मान लीजिए t इक्वल टू T1 से लेके t इक्वल टू T2, ठीक है, इन इंटरवल फ्रॉम t इक्वल टू T1 to t equal to T2 will be given by, this is work done by F, it will be given by F into S into cos of angle between force and displacement. You can check what is angle between force and displacement here. This is the angle between force and displacement. This is theta. So how work is defined? It is defined as force multiplied with the displacement and into cos theta. But remember, वर्क तभी मीनिंगफुल रहेगा या वर्क तब तक ही रहेगा जब तक एंटायर डिस्प्लेसमेंट में फोर्स एक्ट हो रहा हो. ऐसा नहीं फोर्स ऐसे झटके से लगाया छोड़ दिया तो फिर ये वर्क ओवर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. सिर्फ जितना डिस्प्लेसमेंट तक फोर्स लग रहा है वही काउंट में आएगा. ठीक है. सो एफ एस कॉस थीटा, और इसे दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं अपन, एफ पढ़ चुके हैं, वी हैव स्टडीड दिस समथिंग कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, एफ डॉट एस. ठीक है. अब your question, you may think why work is defined like this, why work is defined like this. So work इस तरीके से इसलिए डिफाइन है क्योंकि आगे आपको कोरिलेशन जब मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा. ओके. दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो आप रख सकते हैं यहाँ पे वो ये है कि सपोज अगर एक फोर्स है मेरे पास, सब चलो इसी एग्जांपल में मैं आपको समझाऊं कि मेरे पास एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, उसका मास अगर m है, mg लग रहा है, और एक फोर्स मैंने लगा दिया F, इस पे एक नॉर्मल भी लग रहा है ऊपर. मान लो फ्रिक्शन एब्सेंट है या फ्रिक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं, चलो मान लेते हैं फिलहाल फ्रिक्शन एब्सेंट है. तो और ये बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है यहां तक इन सम इंटरवल. ठीक है. सो लेट अस थिंक अबाउट कि इसे डिस्प्लेस कराने में किस किस का रोल है. सो mg नॉर्मल एंड दिस फोर्स. So can you tell me which forces are not responsible in this displacement of this block? So you can check normal, ये तो x direction में से accelerate ही नहीं कर पाएगा. Yes, so it is not participating in the x direction journey. mg is also not participating in the x direction journey. So what is work done by normal here? नॉर्मल ने से डिस्प्लेसमेंट में कोई हेल्प ही नहीं की, ना कोई अपोजिशन क्रिएट किया. सो नॉर्मल कितना वर्क कर रहा है, जीरो. mg कितना वर्क कर रहा है, जीरो. तो दिस इज अवर एक्सपीरियंस कि अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री का है, मतलब वो फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि उस फोर्स का जो वर्क है वो क्या होना चाहिए, जीरो. अब उसे मैथमेटिकली इंकॉर्पोरेट कैसे करेंगे कि वो किससे कॉर्पोरेट, अपन को सोचना है कि जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 है तो वर्क जीरो होना चाहिए. तो अपन ऐसा फंक्शन लेके आ गए प्रोडक्ट में जो 90 डिग्री पे जीरो आउटपुट देता है, दैट इज कॉस. ठीक है. तो बन गया ये एफ एस कॉस थीटा.
Is that clear? So you can think it's not otherwise. ऐसा नहीं था कि पहले वर्क को F डॉट एस बोला गया फिर सोचे कि अच्छा 90 डिग्री का फोर्स जीरो वर्क करेगा. नो, इट इज अपोजिट. ओके, वर्क हमने खुद समझने के लिए डिफाइन किया. नेचर ने कुछ ऐसा वर्क जैसा कोई टर्म नहीं बताया. ओके, so I hope you can understand why work is defined like this only. Clear? अब वर्क के बारे में कुछ और बातें समझ लेते हैं कि वर्क एक कैसी क्वांटिटी है. वर्क is a scalar quantity. Work is a scalar quantity. मतलब ये डायरेक्शनल सेंस नहीं रखती है. ठीक है, इसे कुछ ऐसे ही समझ सकते हो. वर्क इज रिलेटेड टू एनर्जी. और सपोज किसी बॉडी को मैं ऊपर उठाऊं या उसे सामने ले जाऊं, मेरी बॉडी से जो एनर्जी जा रही है एक गिवन अमाउंट ऑफ वर्क में सेम ही जाएगी. मतलब वर्क डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना. तो वर्क कैसी क्वांटिटी है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. ओके, नाउ डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क कैसे निकालोगे आप? इट विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट. कॉस तो डायमेंशनलेस टर्म होता है, तो क्या आ जाएगा? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये डायमेंशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो सो वील हैव ml t minus 2 and displacement is L. तो ये हो जाएगा आपके पास ml2 t minus 2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क. यस, सो SI यूनिट की बात कर लेते हैं. SI यूनिट, तो SI यूनिट हो जाएगी, इसकी फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन मल्टीप्लाइड विद मीटर. डिस्प्लेसमेंट के SI यूनिट, इन शॉर्ट वी राइट इट एज nm न्यूटन मीटर. ओके, एंड 1 न्यूटन मीटर. ऐसा ही सिस्टम से पहले MKS सिस्टम हुआ करता था. ठीक है, उसमें वर्क को जूल में डिफाइन करते थे और उसी को एक्सटेंड करके ऐसा ही बनाया. तो 1 न्यूटन मीटर को ही क्या बोला जाता है? 1 जूल. 1 न्यूटन मीटर इज कॉल्ड 1 जूल. और इसका जो सिंबल रहेगा वो कैपिटल J. आपको पता है जूल एक साइंटिस्ट का नाम था. तो 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज 1 जूल. जैसे न्यूटन भी एक ऐसा यूनिट है फोर्स का, वैसे जूल ऐसा यूनिट है किसका? वर्क का. तो ये वर्क का बेसिक नेचर आपको समझ में आ गया. ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए. इसके बाद कुछ और बातें हम लिख लेते हैं. देन वी विल सी डिफरेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू दिस. ओके, तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क. यानी वर्क क्या क्या विशेषताएं रखता है ना. सो प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क वी आर राइटिंग. तो फर्स्ट लिखिए वर्क डन बाय ए फोर्स. पहली प्रॉपर्टी लिख रहे हैं अपन. वर्क डन बाय ए फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. वर्क डन बाय ए फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. अब आप देखिए, वर्क डन बाय ए फोर्स किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडिंग ऑन फोर्स डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट. तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है. तो इसे अपन लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा. अब एफ नेगेटिव हो सकता है, जी नहीं. एफ इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और ये आपको पहले से ही पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो ये दोनों तो पॉजिटिव टर्म ही है. तो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी डब्ल्यू के पॉजिटिव नेगेटिव होने का किसका रहेगा? कॉस थीटा का. ठीक है, सो पॉजिटिव वर्क की बात करते हैं कि वर्क पॉजिटिव कब होता है. तो वर्क पॉजिटिव तब होता है व्हेन cos थीटा इज पॉजिटिव. अब cos थीटा कब पॉजिटिव होता है आपको पता ही है. cos थीटा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. पता है आउटकम? जब एंगल 0 से 90 हो या 270 से 360 हो. अब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल तो 0 से 180 ही जा सकता है. यानी फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में ही बात करते हैं अपन एंगल बिटवीन वेक्टर्स की.
तो सिंपल सी बात हो गई, cos थीटा कब पॉजिटिव होगा? व्हेन थीटा इज एक्यूट। सिंपल मीन्स थीटा कहां से कहां तक हो? 0 से 90 तक। मैं 90 को जानबूझ के इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि एट 90 डिग्री वर्क 0 हो जाएगा, जैसे अपन एक अलग केस में डिस्कस कर रहे हैं। सो वर्क पॉजिटिव ये हो गया। अब डायग्राम के हिसाब से बात करें हम, तो कोई भी बॉडी सपोज नीचे फॉल कर रही है, सपोज ए बॉडी इज डिस्प्लेसिंग डाउनवर्ड्स, है ना, तो इस केस में जो mg फोर्स है वो बॉडी पर कैसा वर्क करेगा? पॉजिटिव, बिकॉज mg एंड s के बीच में यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 0। यस, सो यहाँ पे मैक्सिमम वर्क भी होगा। समझ में आ रहा है? दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क, और यू कैन कंसीडर एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क लाइक सपोज a body is displaced in this direction, force is applied such that it is making some acute angle, it is making some acute angle with the force. So these are few examples where work done is positive. Okay, now what happens when work done is positive? इसके कुछ consequence भी समझते जाइए, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी इधर रही होगी, है ना, और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में मिल रहा है तो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मतलब इसकी स्पीड बढ़ेगी। यानी बॉडी पर जब पॉजिटिव वर्क होता है तो इसकी स्पीड बढ़ती है। ठीक है, तो इसे हम आगे रिलेट भी करेंगे, बट आप यहाँ समझ सकते हैं। दूसरा, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कैसे समझेंगे अपन? नेगेटिव वर्क तो सिंपल है, कब होगा वर्क नेगेटिव? व्हेन cos थीटा इज नेगेटिव, cos थीटा इज नेगेटिव। ठीक है, और cos थीटा नेगेटिव कब होगा? व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूस, थीटा इज ऑब्ट्यूस, मतलब कहां से कहां? 90 टू 180 डिग्रीज। वंस अगेन आई एम नॉट इंक्लूडिंग 90 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ नेगेटिव वर्क। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी बॉडी को मैंने ऊपर थ्रो किया और उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ ही हो रहा है और उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे बन रहा है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क। आप देखते हैं ऐसे केस में स्पीड कम होती जाती है। और नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सपोज एक बॉडी है, ठीक है, और उस पर फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है, फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है, बॉडी डिस्प्लेस इधर हो रही है। ठीक है, ये ना यू मे थिंक भाई फोर्स इधर लग रहा है तो उधर डिस्प्लेस कैसे हो गई? मींस दिस इज नॉट द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, या फिर बॉडी को किसी ने किक करके छोड़ दिया, एक बड़ा सा फोर्स लगा दिया, हटा लिया, बॉडी को वेलोसिटी मिल गई और छोड़ दिया, और एक ये फोर्स लगातार लग रहा है। सो कोई और भी फोर्सेस हैं तभी ये डिस्प्लेस इधर कर पा रही है। सो हमें तो इस फोर्स के वर्क की बात करनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थीटा है वो ऑब्ट्यूस है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क का एक और एग्जांपल है हमारे पास कि एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक है, उसको मैंने रफ सरफेस पे रखा और उसे धक्का मार दिया तो वो थोड़ी दूर फिसलेगा और फिर रुक जाएगा। तो उस पर फ्रिक्शन जो है वो कैसा वर्क कर रहा है? नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन किधर लग, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, किधर लग रहा होगा? अपोजिट टू द वेलोसिटी। यस, तो वहां पे वो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा वर्क कर रहा होगा? नेगेटिव। ओके, सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क में स्पीड जो है वो कम होती जाती है बॉडी की। तीसरा, जीरो वर्क। जीरो वर्क कब होगा? जीरो वर्क तो जीरो वर्क तब होगा जब cos थीटा, तीन केस हो सकते हैं जीरो वर्क के, है ना भाई। जीरो वर्क कब कब हो सकता है? फोर्स ही जीरो, मतलब फोर्स ही नहीं लग रहा, है ना। दूसरा, फोर्स तो लग रहा है पर बॉडी डिस्प्लेस नहीं कर रही। जैसे मैं इस बोर्ड पे जिंदगी भर ऐसे फोर्स लगा के रखूं, ये डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा, डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो फिर मेरा वर्क कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, सो सेकेंड में भी डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। थर्ड possibility can be cos theta is zero। तो जीरो वर्क में सिर्फ cos theta रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जीरो वर्क में तीनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, आइदर फोर्स जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो और cos theta जीरो। ओके, तो ये दोनों तो आप समझ ही गए हैं। cos theta जीरो कब होगा? जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूं कि इफ वर्क डन by a force is zero, then force and displacement must be perpendicular to each other. That will be wrong because maybe कोई displacement ही नहीं हो रहा है वहां पे,
ठीक है, बट हाँ इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, in that case work done by that force will be zero. For example, suppose there is a block which is displaced in the horizontal direction, okay, and I ask what is work done by gravity. ठीक है, so in this case work done by gravity will be zero and in such cases speed does not change. हालांकि स्पीड सिर्फ एक ही फोर्स के वर्क पे डिपेंड नहीं करती, स्पीड डिपेंड करती है नेट वर्क डन पे, ठीक है, टोटल मिला के कितना वर्क हो रहा है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किसी एक फोर्स के वर्क की बात कर रहे हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस फैक्ट कि वर्क कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है और कहाँ जीरो हो सकता है। ये पहली कैटेगरी के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब एक और फंडामेंटल पॉइंट लिखेंगे। ये अपना फर्स्ट पॉइंट था कि वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है, ओके। अच्छा, कोई भी फोर्स मैक्सिमम वर्क कब करेगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो? 0 डिग्री, ठीक है, और वो वर्क कितना हो जाएगा आपका? फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कोसाइन थीटा विल बिकम 1। ऑलराइट, चलिए सेकेंड पॉइंट लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क में। for work to be done on a body, for work to be done on a body, क्या क्या होना चाहिए? ये बहुत फंडामेंटल सा क्वेश्चन है ना। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो ये जरूर सोचे कि अगर वर्क पे हम जा रहे हैं तो वर्क के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो पहली बात क्या होना चाहिए? बॉडी पे फोर्स एक्ट होना चाहिए, फिर बॉडी के पास क्या होना चाहिए? कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और वो डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इसे, तो आप लिख लीजिए क्या लिखा है हमने अभी। फॉर वर्क टू बी डन, फॉर वर्क टू बी डन ऑन ए बॉडी, by a force, first thing there must be the force must be applied. First point, force must be applied. Second point, body must displace. Yes, except in the direction perpendicular to the force. मीन्स बॉडी डिस्प्लेस तो होनी चाहिए पर उस डायरेक्शन में नहीं जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर है। ऐसा है तो ही वर्क हो सकता है, अदरवाइज वर्क नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अपन और बात करेंगे, जैसे सपोज वो रबर का बॉल आता है ना, जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है तो डॉक्टर्स उनको बोलते हैं भैया रबर का बॉल लो और इसे स्क्वीज करते रहो। तो उसमें जब आप उसे स्क्वीज करते हैं फिर रिलीज करता है तो वहां तो वो बॉल कहीं डिस्प्लेस नहीं हो रही रियली, पर बॉल के जिन पॉइंट्स पे फोर्स लगाया जा रहा है वो पॉइंट्स डिस्प्लेस हो रहे हैं कि नहीं? हो रहे हैं ना। बॉल स्क्वीज हो रही है तो मैं जिन जिन पॉइंट्स पे फोर्स लगा रहा हूं, मेरी उंगलियां फोर्स लगा रही हो इस बॉल पे, तो उंगलियां डिस्प्लेस हो रही है। तो एज ए बॉडी हो सकता है होल बॉडी डिस्प्लेस ना भी हो, पर जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है वो पॉइंट बॉडी के साथ डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, तो भी वहां पे क्या हो सकता है? वर्क हो सकता है। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछता हूं कि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ठीक है, यू आर क्लाइंबिंग ऑन स्टेयर्स, नॉर्मल फोर्स इज डूइंग सम वर्क ऑन यू और नॉट? यू आर सिंपली क्लाइंबिंग स्टेयर्स with constant speed, you are maintaining your speed. So how many forces are there which are doing the work? Let us examine. Simple सा question है कि ये floor, ये steps हैं, ठीक है, and you are climbing on these steps. Okay, so suppose you are earlier here, then you are here. मान लीजिए आप यहाँ पर ही हैं right now, ठीक है। तो आपके ऊपर कौन कौन से फोर्स वर्क एक्ट हो रहा है यहाँ पे इन द जर्नी? यू आर हैविंग दिस फोर्स कॉल्ड mg, यू आर हैविंग द फोर्स नॉर्मल, यस, एंड यस देयर आर इंटरनल फोर्सेस इन योर बॉडी। जब हम उसके ऊपर चढ़ रहे होंगे तो हमारे घुटने मुड़ते हैं, हमारे जो पैर की मसल्स हैं वो स्क्वीज एंड रिलीज, स्क्वीज एंड रिलीज होती रहती है, ठीक है। तो यस,
दैट इज देयर, इंटरनल फोर्सेस आर देयर, ओके, उनको अपन अभी काउंट में नहीं ले रहे हैं इंटरनल फोर्सेस को, ठीक है। तो अभी दो फोर्सेस तो आपने देख ही लिए, फ्रिक्शन भी हो सकता है यहाँ पे, देयर मे बी फ्रिक्शन। सो लेट अस थिंक नॉर्मल फोर्स कैसे वर्क कर रहा है, क्या यहाँ पे नॉर्मल वर्क कर रहा है? ग्रेविटी तो वर्क कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा एक्ट हो रहा है, ग्रेविटी हमेशा एक्ट हो रहा है, यस। और आप डिस्प्लेस होते जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप यहां पे आ जाएंगे, है ना, फिर आप यहां पे आ जाएंगे, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग। सो ग्रेविटी कॉन्स्टेंटली एक्ट हो रहा है आपके ऊपर, और आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, और डिस्प्लेसिंग अपवर्ड, सो ग्रेविटी इज डूइंग नेगेटिव वर्क। सो आई कैन राइट हियर gravity, or you say mg, is doing negative work. Can you understand why? Because आप किधर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। आप वैसे देखेंगे तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, और इसमें जो एंगल आ रहा है वो मोर देन 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। व्हाट इज नॉर्मल? वर्क डन बाय नॉर्मल, यू मे थिंक नॉर्मल इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, यस, कि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट में कुछ एंगल बन रहा है एक्यूट, बट यहाँ पे आप धोखा खा रहे हैं। नॉर्मल एक्चुअली जीरो वर्क कर रहा है यहाँ पे। सी वाई? उसके लिए आपको थोड़ा क्लोज एग्जामिन करना पड़ेगा। नॉर्मल लगता कहाँ पे है? नॉर्मल लगता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही लगते हैं। तो अपन समझते हैं भाई कि ये आपके पैर हैं, है ना, ये आपके पैर हैं, एंड दिस इज योर अपर बॉडी। तो नॉर्मल लगेगा इधर इधर। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, आप अपने एक पैर को उठाते हैं, आपने जिस पैर को उठाया, ठीक है, जो पैर आपने फोल्ड किया, ठीक है, जो पैर आपने फोल्ड किया वो पैर तो नॉर्मल वहां पे खत्म ही हो गया, सही है, और डिस्प्लेस ही यही पैर हो रहा है, आगे जा रहा है, और जिस पर नॉर्मल एक्ट हो रहा है वो तो अभी स्टेशनरी है। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप ये वाला पैर यहाँ पे स्टेशनरी कंडीशन में रख लेंगे, और यू विल रिमूव, और यू विल लिफ्ट योर दिस लेग। जैसे ही आप ये लेग लिफ्ट करेंगे, ये नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा, और किस पर नॉर्मल लग रहा होगा, पहले वाले लेग पे, है ना, जो पहले डिस्प्लेस हो चुका है, पर वो अभी डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मींस जिस पैर पर नॉर्मल लग रहा है वो पैर डिस्प्लेस नहीं हो रहा है ना, और जब वो डिस्प्लेस हो रहा है तब उस पर नॉर्मल नहीं लग रहा है। मतलब जब फोर्स लग रहा है तब डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फोर्स नहीं है। there's a problem now, force must be there during the displacement. So here normal is doing negative work, here normal, I'm sorry, normal is doing zero work. ये गलतियां कर देते हैं लोग, यहाँ पे पॉजिटिव वर्क करके आते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल यहाँ कैसा वर्क कर रहा है, जीरो वर्क कर रहा है। आगे और सोचते रहेंगे, ये रियल टाइम सिचुएशंस, तो फिजिक्स तो आप बिल्कुल अपने आसपास महसूस कर सकते हैं, कोई हाई फाई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चाहिए आपको अभी मैकेनिक्स को फील करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिख लिए दो पॉइंट्स, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब तीसरे पॉइंट बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ ही है कि वर्क करने के लिए क्या चाहिए। वर्क करने के लिए फोर्स चाहिए, और फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट एक्ट होते रहना चाहिए बॉडी पे। अब तो क्या डिस्प्लेसमेंट एक इंस्टेंट पे पॉसिबल है? जी नहीं। तो पहली बात आप ये छाप लीजिए कि इंस्टेंटेनियस वर्क हैज नो मीनिंग, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वर्क हैज नो मीनिंग। जैसे अपन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते थे, ऐसा इंस्टेंटेनियस वर्क नहीं हो सकता। तो फिर वर्क कब होगा? तो लिख लीजिए, वर्क इज ऑलवेज डन, वर्क इज ऑलवेज डन ओवर एन इंटरवल, ओवर एन इंटरवल, ठीक है। तो आपको बोलेगा भाई इस इंटरवल में वर्क डन निकालिए तो ही मीनिंगफुल है। वो बोलता है फाइंड वर्क एट टी इक्वल टू 2, ऐसे टर्म्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ, ये पूछ सकता है एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2, तो वर्क हमेशा पूछेगा वर्क डन बाय दिस सो एंड सो फोर्स from t equal to 2 to t equal to 5, like that. Okay, well, next point लिखिए, for a particular displacement, for a particular displacement, work done
of a force, work done of a force is independent of other forces acting on the body. इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो आप इसे समझ सकते हैं, सपोज ये मार्कर है ना, और इस मार्कर को मैं घुमा फिरा के कुछ इस तरीके से यहां ले आया और मैं पूछूं बताओ ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, तो आप देखोगे ग्रेविटी हमेशा नीचे लग रहा था, बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पता है, तो आपको ये जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इस मार्कर पे और कौन कौन से फोर्स लग रहे थे, बट क्या पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। सो फॉर ए गिवन डिस्प्लेसमेंट किसी एक फोर्स का वर्क बॉडी पर एक्ट होने वाले दूसरे फोर्सेस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, अच्छी बात। और एक बात ये भी लिख लीजिए, फॉर ए गिवन डिस्प्लेसमेंट work done by a force may or may not depend on path followed, may or may not depend on path followed। रास्ता कौन सा लिया है उस पर वर्क डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये अपन आगे समझेंगे। तो जिन फोर्सेस का वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, उन्हें कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है, और जिनका वर्क डिपेंड करता है पाथ पे उन्हें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो वो आगे की कहानी है, इसी चैप्टर में आएगी, हम तभी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये कुछ पॉइंट्स थे रिलेटेड टू द वर्क। आई होप वर्क का आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है कि वर्क है क्या, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है उसका, F.S। बट ध्यान रहे, मैंने ये जो F.S फॉर्मूला आपको लिखवाया है, इट इज स्ट्रिक्टली फॉर ए कांस्टेंट फोर्स, एंड बाय कांस्टेंट फोर्स आई मीन फोर्स हैविंग फिक्स्ड मैग्नीट्यूड एंड फिक्स्ड डायरेक्शन। ओके, सो वील सॉल्व न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली, बट कुछ और पॉइंट्स मुझे अभी कवर करने हैं यहाँ पे। तो देखिए, इन जनरल work done by a force is defined as, मैं अभी जनरल डेफिनेशन दे रहा हूं, अब इसमें कोई कांस्टेंट फोर्स टर्म ऐड नहीं है, यहां फोर्स वेरिएबल हो सकता है इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और इन एनी। सो मान लीजिए एक बॉडी है, वो यहां से स्टार्ट करती है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन, और वो घूम फिर के कुछ यहां पहुंचती है, दिस इज फाइनल पोजीशन। सो दिस आई हैव ड्रॉन द पाथ, ठीक है। तो इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो सकते हैं, और कोई एक फोर्स है, मान लो वो वेरिएबल है, तो हम उसका वर्क कैसे निकालें फ्रॉम दिस इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। सो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके पाथ को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो जैसे हमने यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा ds ले लिया, फिर छोटा डिस्प्लेसमेंट और छोटा डिस्प्लेसमेंट, तो आप छोटे छोटे एरो देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसे इन छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन में तोड़ दिया, तो छोटे छोटे डॉट से अपन कोई भी कर्व पाथ बना सकते हैं। अब फायदा क्या है, फायदा ये है कि सपोज किसी भी टाइम पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, मान लो यहाँ पे बॉडी है और फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, हियर इज फोर्स, एंड अब ये फोर्स थोड़ी देर बाद अपना डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बदल देगा, तो हम क्या करते हैं, हम एक बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, दे आर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आई कंसीडर लाइक दिस, ओके, और इसे मैं बोल देता हूं इंस्टेड ऑफ एस आई कॉल इट ds। सो आई कैन कैलकुलेट दिस स्मॉल वर्क, ये वर्क सिर्फ कहां से कहां तक कैलकुलेट हुआ है, over this displacement, over this tiny displacement I am calculating work done by this F, okay, so I will write work done by this force as dW, d for small will be equal to what, it will be F dot ds, this is small displacements। now what will I do, अगला कोई ds उठा लेंगे, अगले दूसरी जगह पे अगर अपन देखें तो सपोज लेट अस कंसीडर फोर्स यहाँ पे है
और अभी फोर्स कुछ इस तरीके से एक्ट होने लगा, मान लो फोर्स की डायरेक्शन चेंज करा देते हैं अपन। So let us consider यहाँ पर जो फोर्स है वो ऐसा ऊपर की तरफ एक्ट होने लगा। यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट अपन एज्यूम करेंगे, सो हियर डिस्प्लेसमेंट इज लाइक दिस इज योर ds वेक्टर. So over this small displacement again I will calculate the force, sorry, I will calculate the work done by this force F here. So that will be again F dot ds. So this F dot ds मैं हर छोटे छोटे पैचेस में निकाल लूंगा। फिर क्या करूंगा, ये स्केलर है, हो सकता है कुछ F dot ds पॉजिटिव निकले, कुछ नेगेटिव आए, कुछ जीरो आए, हम उनको सीधे सीधे ऐड कर देंगे। और कंटिन्यूस एडिशन क्या कहलाता है बच्चों, इंटीग्रेशन। सो वर्क डन बाय दिस F ओवर दिस पाथ will be given by F dot ds. ठीक है, force dot product small displacement and integration will go from your initial position to final position. So you can write the position vector here, r initial, and you can write position vector r final. For that you will be given with some origin coordinate system. You can write coordinate of these locations, numericals में आपको समझ में आएगा, but this is how you define the work done in general. Okay, but घबराने की कोई बात नहीं, ये जनरल डेफिनेशन है, इसको अपन कांस्टेंट फोर्स में इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब मैं यहाँ पे कंडीशन पुट कर रहा हूं, ठीक है। केस 1 फॉर एग्जांपल, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट से मेरा मतलब है इन बोथ मैग्नीट्यूड, in both magnitude and direction. Magnitude and direction. तो दोनों चीजों में फोर्स कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या आएगा? तो इन जनरल वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं? इंटीग्रल आर इनिशियल टू आर फाइनल, है ना, ये अपनी लिमिट जा रही है, F dot ds. Now force ये constant है, so it can be taken out of this integration. I can take this as out of integration क्योंकि constant term बाहर आ जाता है integration से. So F vector out. So what I left with is dot product. तो डॉट प्रोडक्ट इधर लगा देते हैं और ये अंदर जो टर्म बचेगा आपके पास क्या बचेगा, ds वेक्टर फ्रॉम r इनिशियल टू r फाइनल. सो अब ds का जो इंटीग्रेशन निकलेगा, क्या कर रहे हो आप, सारे छोटे छोटे ds ऐसा वेक्टर से ऐड कर रहे हो ds, तो पॉलीगन लॉ के हिसाब से सब ds का जो एडिशन है इनिशियल से फाइनल, वो क्या दे देगा तुमको, द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो ds है वो ऐड होके ds वेक्टर है. ठीक है, ये ध्यान रखना, ds वेक्टर का जो एडिशन आ रहा है वो आ रहा है अपने पास डिस्प्लेसमेंट f डॉट r फाइनल माइनस r इनिशियल, जिसे अपन क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट f डॉट s, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. सो दिस इज ए स्पेशल फॉर्मूला विच इज यूज्ड फॉर वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स. ये जनरल फॉर्मूला है जिसमें वेरिएबल फोर्सेस भी आ सकते हैं. अब फोर्स वेरिएबल रहा तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा, फोर्स का वैल्यू कुछ रहेगा, उसमें पुट करेंगे, उसे इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा कैसे करना है, बट कांस्टेंट रहा तो आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीधा वर्क क्या लिख देंगे, फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट. एक बात समझिए यहाँ पे कि वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स is not depending on the path followed. अब देखिए, अगर कोई दूसरे रास्ते से ये यहां लाया गया होता, सपोज ये कोई दूसरा पाथ होता, दिस इज पाथ 2, तो पाथ 2 में भी डिस्प्लेसमेंट तो यही होता. तो ये जो हमारा कांस्टेंट फोर्स है वो तो कितना वर्क करता है, F डॉट एस. तो क्या ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है कांस्टेंट फोर्स का वर्क? जी नहीं. तो मैं यहां लिख सकता हूं वर्क डन बाय ए कांस्टेंट force does not depend on the path followed.
सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे वेरिएबल फोर्सेस का वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि सारे व्हाइट कपड़े पहनने वाले लोग ईमानदार हैं, इसका मतलब बाकी कलर वाले बेईमान हैं, इसका ये सेंस नहीं है। ओके, सो हियर work done by a constant force does not depend on path followed. So I am confident कि कांस्टेंट फोर्स का वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालने के लिए मैं कभी पाथ ढूंढूंगा ही नहीं। मैं कांस्टेंट फोर्स का वर्क हमेशा कैसे निकाला करूंगा? फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट, भूल जाओ पाथ। बट हाँ, फोर्स अगर वेरिएबल रहा तो हो सकता है हमें पाथ की जरूरत पड़े, रास्ते की जरूरत पड़े, तो आगे आपको समझ में आएगा। एनीवे, तो ये मैंने एक केस लिया, इफ फोर्स इज कांस्टेंट in both magnitude and direction, then work done can be simply given as F dot S. इसे आप आगे क्या लिख सकते हो? Fs cos theta लिख सकते हो। यस, ओके। अब इसे और क्या क्या लिख सकते हैं वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स को? तो चलिए इसे थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। So see here, work done by a constant force हमारे पास आ गया F डॉट S। यस, अब इसे अपन क्या क्या लिख सकते हैं? इसे एक तरीके से लिखा जा सकता है Fs cos थीटा। यस, इसे एक तरीके से आप लिख सकते हो F S cos थीटा। यस, दूसरे तरीके से आप इसे लिख सकते हो, देखो एक तरीका, दूसरा, तीसरा, F इंटू एस कॉस थीटा। अब बोलोगे अरे इसमें क्या कलाकारी हुई? तो सेम ही चीज हुई, पर देखो इसमें क्या है कि सपोज अपने पास ये फोर्स है ना, फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है ओवरऑल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। देन व्हाट इज S cos theta means? S cos theta means you have taken component of displacement along line of force, isn't it? If I make it perpendicular, then this from here to here, this particular length, it will be called as cos theta. Can you check? So इसे पढ़ूंगा कैसे मैं? इसे मैं पढ़ूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू कंपोनेंट of displacement, component of displacement along the force. So magnitude of force multiplied with component of displacement along the force. ठीक है, तीसरा तरीका। चौथा तरीका, cos थीटा को किसके साथ लिख दो? F के साथ। W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू S। इसे मैं ऐसे भी लिखता हूं F इंटू S पैरेलल। S पैरेलल का मतलब कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ही रखिए जैसे इसी एग्जांपल में मैं समझाऊं। मैंने यहां पे फोर्स लिया F, ठीक है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट है आपका, डिस्प्लेसमेंट S, ये एंगल थीटा है। देन व्हाट इज F cos थीटा? F cos थीटा इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, यू नो द वेक्टर्स, सो दिस इज F cos थीटा। इसे मैं F पैरेलल भी लिख सकता हूं, सो आई कैन राइट इट एज F पैरेलल इनटू S, और इन वर्ड्स आई कैन राइट इट एज component of force along displacement multiplied with displacement, or use a magnitude of displacement, can add that magnitude of displacement. So these are the four ways you can explore this work done by constant force. I again repeat, this is all for work done by constant force, constant in both magnitude and direction.
नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इन द थ्योरी, यहाँ पे अपन कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो लेट अस सी। हम ये भी समझेंगे कि कहाँ हम कौन से फॉर्मेट को यूज करेंगे कांस्टेंट फोर्स के। चलिए तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम A whose coordinates are like -1, -2, -3 मीटर। आपने ये क्वेश्चंस वेक्टर में भी किए हैं। टू पॉइंट B whose coordinates are 3, 7, 0 मीटर। ओके, under a force or due to a force, and force is given by -I cap plus 6J cap minus 4K cap Newton। ठीक है, find work done by the force। तो आपको फाइंड करना है कि इस फोर्स का वर्क डन कितना है। कर सकते हैं फाइंड? हाँ जी। तो कैसे करेंगे? सी हियर, ऐसी सिचुएशंस जिनमें आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट भी आप वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट दिख रहा है, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, इसकी डायरेक्शन फिक्स है, कहीं भी कोई टाइम या पोजीशन के टर्म्स नहीं दिख रहे हैं, तो बेस्ट फॉर्मूला टू यूज इज दिस, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ठीक है, हमने ये कंक्लूड किया कि फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स मुझे वेक्टर फॉर्म में दिया है, डिस्प्लेसमेंट मैं निकाल सकता हूं, तो कहां से कहां हुआ है? A टू B, एंड इट मैटर्स। सी, डिस्प्लेसमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि आप A से B गए या B से A आए हैं, बिल्कुल करता है। सो आई कैन राइट displacement vector from A to B, so it will be position of B minus position of A. You know how to write difference of their coordinates. You will write 3 minus -1 I cap plus 7 minus 2 J cap plus 0 minus -3 K cap. So what you get? You get 4 I cap plus 5 J cap plus 3 K cap मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट यू गॉट। नाउ फोर्स आपको दिया ही हुआ है, तो आपका जो वर्क आएगा यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा? यू नो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेता है? तो कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करता है। फोर्स में आई कैप का कोएफिशिएंट -1 है, सो आई विल राइट -1 मल्टीप्लाइड विथ डिस्प्लेसमेंट में 4 प्लस, मैं आपको डॉट प्रोडक्ट लेना सिखा रहा हूँ, आई कैप के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट, के कैप के प्लस माइनस के साथ ही मल्टीप्लाई होंगे। तो 6 इंटू 5 प्लस -4 इंटू 3 so these many joule। सो वर्क स्केलर है, आंसर में आई जे के नहीं दिखेगा, सो आपका आंसर आ गया -4 प्लस 30 माइनस 12। सो वर्क डन कम्स आउट टू बी हाउ मच? 12 और 4 16 प्लस 30, सो इट कम्स आउट टू बी 14 जूल। सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाए, एंड आंसर इज 14 जूल। ठीक है, ओके,
Let us move to the next question and see how we can solve. And the next question is, a force, say I cap plus 2j cap minus 5k cap Newton is acting on a body which displaces by 10 meters, displaces by 10 meters along negative z axis. ठीक है, find work done by the force F. ओके, ये भी एक क्वेश्चन है, कुछ वैसा ही है. हाउ विल सॉल्व दिस, सी. तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मुझे दिया हुआ है 10 मीटर और डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव z. तो एक तो तरीका यही है, फर्स्ट मेथड is what I use f dot s. मेरे पास f अवेलेबल है, इट इज I cap प्लस 2j cap माइनस 5k cap न्यूटन. ठीक है, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है एंड दैट इज, अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 10 मीटर और डायरेक्शन आगे अपने पास माइनस k cap बिकॉज नेगेटिव z एक्सिस. ठीक है, तो अपन आसानी से f डॉट s निकाल सकते हैं. तो जो लोग डॉट प्रोडक्ट भूल गए उनके लिए एक बार के लिए बता रहा हूं मैं. तो अपन क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी i j k के टर्म लिख लेंगे. तो 0 i cap प्लस 0 j cap माइनस 10 k cap, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट. नाउ इट विल बी इजी फॉर अस टू डू द डॉट प्रोडक्ट. तो क्या आ जाएगा अपना वर्क डन f डॉट s वाला. सो इट विल बी 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 10. तो आप थोड़े मैच्योर हैं, आपको अगर याद है आपको डॉट प्रोडक्ट, तो ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आप डायरेक्ट कर सकते थे. तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 50 जूल. ठीक है, दूसरा मेथड क्या हो सकता था, दूसरा मेथड ये हो सकता था कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, मुझे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता था 10 मीटर. यस, ये मुझे ऑलरेडी पता है और मेरे पास फोर्स वेक्टर फॉर्म में अवेलेबल है. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पता है मुझे, विच इज नेगेटिव z एक्सिस. यस, तो मैं क्या कर लूं, मैं यहां पे यूज कर सकता हूं द आइडिया एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स along displacement into displacement. हाँ, अगर ये कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आता है तो आप नेगेटिव लगाएंगे यहाँ पे, और सेम डायरेक्शन में आता है तो पॉजिटिव. तो जरा देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव z एक्सिस, and what is the component of force is also along negative z axis, so you don't need to worry about, you can just write what is component of force. Means I use this f parallel into s. So f parallel means component along negative z is -5, और आप माइनस ना भी लगाएं क्योंकि ये भी नेगेटिव में ही है. मैं वो क्लियर कर दूं माइनस का कॉन्सेप्ट आपके लिए. इफ f parallel is in direction of s, answer will be positive. If f parallel is opposite to s, it will be negative. मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव z में था कितना, 10 मीटर, और फोर्स का जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव z में कितना है, 5 न्यूटन. सो इट बी सिंपली मल्टीप्लाइड 5 into 10 एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 50 जूल. यहीं पे अगर ये -5 की जगह अगर ये +5 k कैप होता तो फिर मुझे ये ऊपर रखना पड़ता, तो फिर मेरा आंसर क्या आता, माइनस. ठीक है,
so that you can take care. Okay. अब एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या? चलो लिख लो क्वेश्चन. ए फोर्स ऑफ 20 Newton is acting on the body, and the body displaces by 5 meter at an angle of 37 degree with the force. 37 degree with the force. Find work done by the force. तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है. इसमें आपको क्या दिया है? फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया है, और क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दिया है, और क्या दिया है? एंगल दिया है. यस. सो फोर्स कितना दिया मैंने आपको? 20 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट कितना दिया? 5 मीटर. और एंगल कितना दिया? 37 डिग्रीज. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. ये आपका फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये एंगल है आपका 37 डिग्रीज का. सो यू कैन सिंपली यूज, इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है, विल यूज वर्क डन एज एफ कॉस थीटा, और एफ आ जाएगा आपके पास 20, एस आ जाएगा 5, एंड कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास. cos 37 कितना होता है? 4/5. कैंसल्स आउट, सो यू गेट इट एज 80 जूल. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप. ए बॉडी starts from rest and moves due to a force of 10 Newton. Mass of the body is 5 kilogram. Find work done by this force on the body in 3 seconds. And this is the net force. Okay, और कोई फोर्स नहीं है, यही नेट फोर्स है. तो मैंने आपको क्या बताया कि एक बॉडी है, और इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, एंड दिस इज द नेट फोर्स. यही अकेला फोर्स है, और कितना है ये? आई गेव इट 10 न्यूटन, एंड व्हाट इज द मास ऑफ दिस बॉडी इज 5 किलोग्राम. यस. और मैंने पूछा है कि फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3, यानी फर्स्ट 3 सेकेंड. अगर मैंने नहीं बोला है फर्स्ट तो आप ऐड कर सकते हैं. एंड फर्स्ट 3 सेकेंड्स मुझे वर्क फाइंड करना है. तो भाई यहाँ पे फोर्स तो पता चल गया, पर डिस्प्लेसमेंट नहीं पता चल रहा है. तो थोड़ी सी क्या यूज कर लेंगे? काइनेमेटिक्स. वहां से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, फिर हम आंसर निकाल लेंगे. तो देखिए जरा क्या आएगा अपने पास. यही अकेला फोर्स है, तो ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा. सी हम क्यों डिस्प्लेसमेंट निकालने के पीछे जा रहा है? क्योंकि वर्क इज व्हाट? एफ डॉट एस. एफ तो पता है, एस मिल जाए तो काम हो जाएगा. नाउ दिस इज द नेट फोर्स, और बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इसके पास कोई वेलोसिटी तो है नहीं, तो इट विल डिस्प्लेस. यस, along the same line, और कोई फोर्सेस है नहीं इस पे, so it will displace along the same line. मान लीजिए t इक्वल टू 3 पे वो यहाँ आ गई, ये इसका t इक्वल टू 0 है, तो यही हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट. दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. यस. तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं. पहले यूज करेंगे f इक्वल टू ma. एक्सेलरेशन निकालते हैं. सो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 10/5, मतलब 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. फिर एक्सेलरेशन आ गया. अब अपन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 में काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस लगा देते हैं. तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 है. ठीक है. और डेल्टा t 3 सेकेंड्स है,
तो मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो कौन सी इक्वेशन काम कर जाएगी? एस इज इक्वल टू यू डेल्टा टी प्लस हाफ ए डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा अपने पास? 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 2 इंटू टाइम इज 3, उसका स्क्वायर, सो आई गेट इट एज 9 मीटर। यस, सो डिस्प्लेसमेंट आ गया 9 मीटर। एंड द गुड थिंग इज कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यही अकेला फोर्स है, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एस cos theta, which is 0 degree in this case. So it is simply Fs, force is 10 Newton, displacement is 9 meter. So the work done is 90 Joule. Okay, so I hope you are understanding. This is another category of question here. Now, अब एक स्पेशल फोर्स है जो कांस्टेंट फोर्स है। कौन सा? द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? mg, है ना? वी आर टॉकिंग अबाउट नियर सरफेस ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशन चैप्टर में हम इसे सरफेस ऑफ अर्थ से काफी दूर भी बात करेंगे, लाइक सैटेलाइट्स, मून, सन, इसके टाइप से। ठीक है, पर फिलहाल हम नियर सरफेस ऑफ अर्थ बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कांस्टेंट। तो उसका भी वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो नोट लिखते हैं अपन यहाँ पे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। एक नोट लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब यहां पे लिख लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स ब्रैकेट में फॉर नियर सरफेस ऑफ अर्थ, है ना? अभी तक हम वही अजम्पशन में काम कर रहे हैं, हम कुछ मीटर्स हाइट तक ऊपर जाते हैं। अर्थ के रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो उसके कंपैरिजन में हम काफी नीचे ही रहते हैं, यानी अपने डे टू डे लाइफ की सारी चीजें हम इस अजम्पशन के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने क्या लिख लिया? द ग्रेविटेशनल फोर्स near surface of earth bracket close is a constant force whose line of force is vertically downwards. You know it already, okay? सिर्फ लिख रहे हैं अपन, whose line of force is vertically downwards. Now, so work done, suppose कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, वो किसी भी रास्ते से घूम फिर के कैसे भी वो सपोज यहां आ जाती है ना? ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, और वो यहां पहुंच जाती है फाइनल पोजीशन, और ये वर्टिकल प्लेन की बात है। फाइनल पोजीशन, दिस इज वर्टिकल प्लेन। बोर्ड को आपको क्या मानना है? वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अब ये इसका पाथ है। अब हमें तो पता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, यस और नो? सो ये हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट, हुआ है कि नहीं? तो अपन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिखेंगे? देखो जरा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, आगे से मैं W के नीचे G लगा दिया करूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसका वर्क लिखना चाह रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स का। क्या आएगा? इट विल बी mg डॉट s फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कैसा फोर्स है? कांस्टेंट। अब अच्छा, ये जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर है? इस फोर्स की डायरेक्शन है नीचे। फोर्स जो है बॉडी पे इस लाइन में ही लग रहा है, यस? हाँ, लाइन यही है। Okay, so this is the line of force of gravitational force. This is line of force. Okay, all right. तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं? Which will be more better for us to write. I am going to write it as magnitude of force into S parallel. ठीक है, means component of displacement along force. Now, what is component of displacement along force in this case? Is this, I take the component of displacement along force, so this is S parallel, means from here this is S parallel, जिसे मैं H बोल दे रहा हूं, हाइट, क्योंकि हाइट हमेशा हम वर्टिकली अपवर्ड ही मेजर करते हैं। सो
जैसे एस पैरेलल, जिसे अपन हाइट बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिख दूं, एम जी एच लिख दूं, एम जी एच, दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब ये प्लस भी आ सकता है और ये माइनस भी आ सकता है, इसलिए मैं प्लस माइनस दोनों टर्म एक साथ लिख दे रहा हूं, और कब प्लस आएगा कब माइनस वो आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। तो प्लस माइनस कब आता है भाई, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एक्यूट एंगल हो तो वर्क पॉजिटिव आता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में ऑब्ट्यूज एंगल हो तो वर्क नेगेटिव आता है, सही बात। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में मेरे डायग्राम में कैसा एंगल दिख रहा है आपको, एक्यूट, तो यहाँ वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव, और ऑब्ट्यूज अगर एंगल रहता है तो नेगेटिव। नाउ इन सिंपल टर्म्स, अगर आपका एस पैरेलल वर्टिकली डाउनवर्ड है तो फिर ये एंगल एक्यूट आएगा, है ना। अगर ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा ऊपर हो रहा था तो इसका जो एस पैरेलल बनता वो पॉइंटिंग अपवर्ड बनता। तो अपन यहां पे नोट लिख लेते हैं, नोट वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू प्लस ऑफ एम जी एच if body is effectively, टेढ़े मेढ़े जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, कैसी भी पाथ से जाए, पर वो इफेक्टिवली कहां जानी चाहिए, नीचे, गोइंग और मूविंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस ऑफ mgh if body is effectively, why am I adding effectively, क्योंकि पाथ कुछ भी हो सकता है, effectively going upward, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड। जैसे सपोज कोई बॉडी है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, और ये घूम फिर के कुछ नीचे भी आई, फिर ऊपर, फाइनली यहां आ गई, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है भाई, ये इसका पाथ था। तो आप देखिए कभी नीचे भी आई, ऊपर भी गई, बट इफेक्टिवली ये कहां गई है, ऊपर। और एच आप कैसे मेजर करोगे, एच आप सिंपली मेजर करोगे इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो हाइट गैप है, दिस इज योर एच। यू कैन सी हियर बॉडी हैज गॉन अपवर्ड, सो यहां पे जो वर्क डन आएगा वो ये आएगा, ठीक है, और यहां पे जो वर्क डन आएगा वो ये आएगा। सो दिस आर एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। तो ग्रेविटी का वर्क कभी भी निकालना है, इट्स वेरी सिंपल, रिमेंबर सिंगल फॉर्मूला mgh। अगर बॉडी इफेक्टिवली नीचे आ रही है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव, बॉडी अगर ऊपर जा रही है वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। Okay, so we'll solve a question on this then. Okay, let's solve. लिखिए question. A particle is projected with velocity. A particle is projected with velocity 10 meter per second at an angle of 37 degree with horizontal. Then find work done by gravity, first part, from point of landing to maximum height, second, maximum height to point of striking. I repeat, फर्स्ट पार्ट है आपका फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू मैक्सिमम हाइट, नॉट लैंडिंग, सॉरी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू मैक्सिमम हाइट, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, मैक्सिमम हाइट टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग, थर्ड पार्ट, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग, ठीक है भाई। तो मैंने क्वेश्चन क्या दिया आपको कि एक बॉडी है, ठीक है, जिसे प्रोजेक्ट किया गया है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री
with horizontal. So how will be the path? Path will be a parabola. Yes. Path will be a parabola. आपको सारी बातें पहले से ही पता है पैराबोला की. 10 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है. तो मैंने पूछा है फर्स्ट पार्ट में फ्रॉम से आई कॉल दिस पॉइंट ए, मैक्सिमम हाइट पॉइंट को मैं बी बुला देता हूँ और लैंडिंग पॉइंट को सी बुला देता हूँ. तो ए से बी, बी से सी, ए से सी. तो किसका वर्क पूछा है मैंने? ग्रेविटी का. सो आपको सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे. वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh. मैंने आपको मास ऑफ बॉडी नहीं दिया है तो आप क्वेश्चन में लिख लें. मास ऑफ द बॉडी इज 2 किलोग्राम. मास ऑफ द बॉडी इज 2 किलोग्राम. वेल लेट अस फाइंड आउट. तो फर्स्ट पार्ट फ्रॉम ए टू बी. वेल एच तो फाइंड करना पड़ेगा. तो यानी बॉडी यहां पहुंची है फर्स्ट पार्ट में, ये इनिशियल है, फाइनल है. तो एच क्या आएगा इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस? दिस विल बी योर एच, which will be h max in this case. You know how to find h max. So h max सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं प्रोजेक्टाइल का. u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g comes out to be 10 स्क्वायर प्लस साइन 37 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10. जी को 10 लेना है आपको, तो इट इज 100 इंटू साइन 37 इज 3/5. so you get 9/25 और नीचे 20. तो ये 20 से 5 बार, 5 से 5 बार. सो आई गेट दिस नंबर एज 9/5 मीटर्स. ओके. सो दी आगे एच मैक्स. चलो वर्क डन निकाल लेते हैं बाय ग्रेविटी. मास कितना है? 2 kgs. जी कितना है? 10. एच कितना है? 9/5. प्लस माइनस जरूर सोचिएगा. तो ये एच किधर है, ऊपर या नीचे? एच ऊपर है तो ग्रेविटी का वर्क आएगा नेगेटिव. ठीक है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस बनेगा. यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है. यू कैन चेक द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना ऑब्ट्यूस. तो अपन तो डायरेक्ट ध्यान रखेंगे यहाँ पे. तो कितना आ जाएगा अपने पास? 36 माइनस ऑफ 36 जूल. फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आएगा? व्हाट इज सेकेंड पार्ट? फ्रॉम बी टू सी. बी टू सी. तो बी टू सी कैसे सोचेंगे अपन? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इट विल बी इक्वल टू सेम टू सेम mgh, बट इस बार इनिशियल है बी, फाइनल है सी. तो जो h रहेगा बी टू सी का वो नीचे रहेगा, पर वैल्यू इतनी रहेगी. ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव वर्क आएगा अभी 2 इंटू 10 mg इंटू h 9/5. तो आंसर उतना ही आएगा बट पॉजिटिव. ठीक है. थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट फ्रॉम वेयर टू वेयर? ए टू सी. अब ए टू सी निकालने के दो तरीके हैं. आप ए टू बी, बी टू सी ऐड कर दीजिए या फिर सीधा ए टू सी निकालिए. तो व्हाट इज एच? A and C are on the same horizontal level, so there is no height difference. Yeah, so H is 0 from A to C. तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो H है वो 0 है, इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी भी क्या आएगा? 0. या फिर और you can write it like work done from A to C will be work done by gravity from A to B plus work done by gravity from B to C. So you can write A to B कितना है अपने पास? -36 and B to C 36. ठीक है. So these are your work done. I hope you are able to understand how we are finding work done by gravity in this situation. Okay? Well, चलिए एक और सिचुएशन के लिए देखते हैं अपन सॉल्व करके वर्क डन बाय ग्रेविटी. ये क्वेश्चन भी है और इसका फाइनल आंसर हम याद भी रखेंगे. एक सिंपल पेंडुलम है.
सिंपल पेंडुलम आपको मैं बता चुका हूं इन सर्कुलर मोशन. ओके, हियर देयर इज अ सिंपल पेंडुलम, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. ये इसकी लेंथ है L, ओवरऑल मास ऑफ बॉब इज M. ठीक है, it is displaced from here to here. ठीक है, डेफिनेटली एक सर्कल में ही जाएगा. and it is displaced by some angle theta. So you may consider any position as initial. चलो मैं इसे initial ले रहा हूं. initial और फाइनल बदलने से प्लस माइनस बदल जाएगा, दैट्स इट. तो आपको बताना है मुझे व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी. डेफिनेटली ये कौन सा प्लेन है आपका, वर्टिकल प्लेन. सो व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने का तो सिंपल तरीका है, पाथ पे तो डिपेंड करता नहीं है वर्क. तो क्या तरीका है भाई, तरीका ये है कि अपन पता करेंगे कि ये अपनी इनिशियल हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये फाइनल हॉरिजॉन्टल लेवल है. तो इन दोनों में हाइट डिफरेंस कितना है. सो कितना हाइट डिफरेंस आ रहा है आपके पास, दिस इज द हाइट डिफरेंस है कि नहीं, दिस इज द हाइट डिफरेंस h. सो व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, यू नो इट. वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh प्लस और माइनस, इट डिपेंड्स कि हम किधर फाइंड कर रहे हैं, है ना. प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, ये जनरल फॉर्मूला है. अब हमारे केस में h ऊपर है इसलिए माइनस लगा दे रहा हूं. अब आप माइनस माइनस के साथ इसे याद मत करना, माइनस प्लस तो आप खुद सोच सकते हैं. ठीक है, सो माइनस एम जी एच. सिर्फ h कैसे निकालें ये सोचना है आपको. तो h कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई बहुत हाई फाई कैलकुलेशन तो नहीं है, सिंपल ही है, बट क्लिक नहीं करते लोगों को. तो ये डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, L. अच्छा, ये डिस्टेंस भी आपको कितना दिया हुआ है, L. तो अगर मैं ये डिस्टेंस कुछ भी करके निकाल लूं तो फिर मेरा h आ जाएगा L माइनस दिस. तो जरा इस ट्राइंगल को देखिए, इट्स ए राइट एंगल ट्राइंगल. आई मे नेम इट, से इट इज O. दिस पॉइंट इज, लेट्स कॉल इट A. दिस पॉइंट लेट्स कॉल इट B. जस्ट लुक इनटू दिस ट्राइंगल OAB. कैन यू सी समथिंग, this length, if I call this length as y, so in this triangle OAB you can express your y in terms of L and theta by using cosine. yes, ये साइन में आएगा तो cos of theta को क्या लिख सकते हो आप, y divided by L. so y can be written as L cosine theta. अच्छी बात है. so what is the h term then, h you can clearly see it is L minus y. so h is L minus L cosine theta. so h is L 1 minus cos theta. yes, so if I put it here, so work done in this case in my diagram becomes mgl 1 minus cos theta. so this is work done by gravity इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम. याद करने के लिए आप इस प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, डिपेंड्स कि क्या इनिशियल है क्या फाइनल है. ठीक है, डायग्राम के साथ याद रखिए. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर फाइंडिंग वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दिस सिचुएशन. ओके, वेल, तो लेट्स कीप दिस मच फॉर टुडे. इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले लेक्चर में बताता हूँ. आई होप यू एंजॉयड दिस पार्ट एंड इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने को दूंगा मैं, उसे ट्राई करिएगा. थैंक यू.